चलो देखो, हम लोग बात करेंगे कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर की। देखो, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर की जब आप बात करोगे तो दोनों में की जो लगभग एंट्रियां हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की, वो दोनों सेम तरह से है, ठीक है ना। तो जितना आप ध्यान देंगे इशू ऑफ शेयर पर, उतना ही आपका इशू ऑफ डिबेंचर का भी चैप्टर थोड़ा मजबूत होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, कंपनी अकाउंट का पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। देखोगे, सबसे पहले जब बात करते हो इशू ऑफ शेयर में, तो मीनिंग ऑफ कंपनी जानते हो। देखो, मीनिंग ऑफ कंपनी की जब बात करोगे, कंपनी की मीनिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तीन पार्ट मान सकते हो आप। जैसे देखोगे, अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 2013, है ना, मतलब एक एक्ट के आधार पर है। फिर एक मान लो, जब आप एक्ट की बात करते हो तो जितने भी आपके क्या नाम है, जज होते हैं या जुडिशियल डिसीजन जिसको आप बोलते हो, उसके बेस पर। और तीसरा आपका हो जाएगा उसके नेम या लिटरल मीनिंग के बेस पर, ठीक है। तो आओ सबसे पहले देखोगे, कंपनी एक्ट की जब आप बात करोगे, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है ना, बताइए। कंपनी एक्ट का गजब। चलो अच्छा, देखो ध्यान से, जब कंपनी के अकाउंट की बात करोगे तो जितनी भी कंपनियां हैं उनका रूल रेगुलेशन कौन करता है? द कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले आपका एक्ट था द कंपनीज एक्ट 1956, है ना। तो ध्यान रखो, यहां पर बात किया गया है कंपनी की, जो मीनिंग आप पढ़े अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 222 बात करता है, कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज स्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, है ना। कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो प्रेजेंट कंपनी एक्ट जो क्या है आपका 2013 एंड प्रीवियस कंपनी एक्ट कौन सा था आपका 1956 के अकॉर्डिंग बनी है। देखोगे, बट इस तरह से ध्यान रखो, आपका जो कंपनी का मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्ड या लिटरल मीनिंग पर जाते हैं। कंपनी दो वर्ड से मिलकर बनी, कम प्लस पेंस। कम का मतलब क्या है, साथ साथ, पेंस का मतलब क्या है, खाना खाने, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे उसको क्या नाम देते, कंपनी, है ना। करेंट ईयर में क्या है, बिजनेस के लिए इसका नाम यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। यहां पर साथ में मिलकर पैसा लगाना, कैपिटल लगाना, उसके बाद बिजनेस करने को आप क्या नाम दिए हो, कंपनी। बट ऐसे भी आपकी जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो पाई। इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग मीनिंग निकाली जिसका नाम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। तो फीचर्स के बेस पे जब मीनिंग को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कंपनी के, तो क्या निकला यहां पर, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मींस मैन मेड, है ना। जुडिशियल मींस जिसको किसने लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया है, लॉ ने। फिर ध्यान रखोगे, तीसरी बात क्या है, पर्सन है ना। एक्ट ने क्या मान लिया इसको, एक पर्सन, लाइक एज इंडिविजुअल, ठीक। देखोगे, हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सेक्शन, परपेचुअल सक्सेशन। एक बात ध्यान रखो, यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? डू यू नो व्हाट इज मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? बिल्कुल भी, ठीक है ना। देखोगे यहां पर जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ड्राइंग्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे करते हैं ना, वहां पर यही कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है ना। यहां पर ये मानते हो आप कि कंपनी क्या है, अलग है, और वहां पर जो काम करने वाला आदमी है वो अलग है, पैसा लगाने वाला आदमी क्या अलग है। पैसा जो लगाता है उसको आप क्या बोलते हो, शेयर होल्डर्स। काम जो करते हैं उनको क्या बोलते हो आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, जिसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, लाइफ क्या है इसकी, अनलिमिटेड है। ध्यान रखोगे, हिज शेयर वर फ्रीली ट्रांसफरेबल टू अदर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप क्या पढ़े, पार्टनरशिप में उसकी जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उसके शेयर आप किसी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बट ध्यान रखो, कंपनी एक्ट की कंपनी में सबसे बड़ी जो मेरिट है वो क्या है, आप अपने शेयर किसी को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको बताइए। उसके बाद देखोगे, विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉमर्शिप। देखो, सबसे बड़ी डिमेरिट क्या थी पार्टनरशिप फंड की, तो उसकी लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड, है ना। बट ध्यान रखोगे, आप जब कंपनी पढ़ोगे, कंपनी में लाइबिलिटी कितनी है, जितने के आपने शेयर ले रखे, है ना, जितने के आपने शेयर ले रखे हैं। देखोगे, इट्स मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप, है ना। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या में होता है ना। मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, दोनों क्या ये सेपरेट सेपरेट कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। कंपनी कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास, टी फॉर क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओ फॉर
ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एस फॉर क्या है सेपरेट प्रॉपर्टी, फिर एस फॉर क्या है सेपरेट मेंबर फ्रॉम ओनर। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको यहां तक? अब देखो इस डायग्राम को आप कायदे से समझेंगे, ध्यान रखिए इस डायग्राम को आप कायदे से रीड करिए। शेयर क्या होता है, शेयर कंपनी इशू क्यों करती है ना, उसके क्या क्या मेन एलिमेंट है वो सारे आपको इस डायग्राम में कवर किए गए। एक्स लिमिटेड का स्टैब्लिशमेंट हो गया है ना, आप पढ़े होंगे अंडर राइटर, है ना। अंडर राइटर इज द पर्सन हु नोज सोज एंड गोज दी पथ। अंडर राइटर एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, नो सोज एंड गोज द पथ, उसको पता है ना हमको क्या करना है, कंपनी स्टैब्लिशमेंट कैसे करना है, क्या करना है मतलब क्या है, कंपनी का स्टैब्लिशमेंट कैसे करना है। ठीक है ना, फिर क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए हमको कंपनी के स्टैब्लिशमेंट के लिए, है ना, किन किन रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है, क्या क्या लीगल प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, ये सब बात कौन डिसाइड करता है, आपका प्रमोटर। बात समझ में आ रहा है आपके? तो देखोगे अब कंपनी बन के तैयार हो गई, कंपनी को तैयार करने वाले क्या बोलते हो आप, प्रमोटर बोलते हो। बात समझ में आ रहा है आपके? देखोगे कंपनी को रन एंड डेवलपमेंट कराने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एक बार आप इस डायग्राम को रीड करिए। देखोगे यहां पर अगर कंपनी को रन एंड डेवलपमेंट करना है, रिक्वायरमेंट है फंड की। फंड आपको दो जगह से आ सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिसोर्स से, एक शॉर्ट टर्म रिसोर्स से, है ना। कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म चलाना है तो आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म रिसोर्स चाहिए। शॉर्ट टर्म को क्या है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए। आप ध्यान रखो फंड जब आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा कहां से मिलेगा, या तो आप इशू करोगे शेयर, या इशू करोगे डिबेंचर, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेंगे। कहां से, बैंक से या एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखोगे ध्यान देना, जब भी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फंड की या ओनर्स फंड की, तो आप किस पर आओगे, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, नंबर 1 इक्विटी शेयर एंड नंबर 2 प्रीफरेंस शेयर। आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ो। अब जब इशू करोगे शेयर, किसको इशू करेंगे शेयर, पब्लिक को, है ना। पैसा कौन दे रहा है आपको, पब्लिक। जब शेयर परचेज करेगी बदले में क्या प्रोवाइड करोगे आप, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे, एक्नॉलेजमेंट दोगे इसको, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने कंपनी से फंड रेज करके पब्लिक को दिए, क्या दिए, सर्टिफिकेट। और पब्लिक ने बदले में आपको क्या दिया, पैसा। बदले में कंपनी उनको क्या देगी फ्यूचर में, डिविडेंड। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहां पर जब आप शेयर इशू करेंगे, ऐसे केस में कोई भी कंपनी जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिसीव नहीं कर लेगी तब तक अपने शेयर को इशू नहीं कर पाएगी। यहां से मिसयूज रहेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% ऑफ इशू। जितना आपने शेयर इशू किया उसका 90% शेयर अगर आप सेल नहीं कर सकते हो, आप कंपनी के फंड रेज नहीं कर पाएंगे, कंपनी के लिए फंड रेज नहीं कर पाएंगे। कहां, शेयर। ठीक है, तो चाहे शेयर इशू करो चाहे डिबेंचर इशू करो, ध्यान रखो दोनों के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 100% ऑफ द टोटल इशू। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? देखोगे अब मान लो कंपनी जब इशू करती है शेयर, तो उसके पहले क्या करेगी, प्रोस्पेक्टर इशू करेगी। व्हाट इज मीन बाय प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टर इज अ डॉक्यूमेंट, है ना। प्रोस्पेक्टर क्या एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, आपको वो सभी नॉलेज प्रोवाइड कराएगा जो किससे रिलेटेड हो, शेयर्स से या सिक्योरिटीज के इशू से। जैसे नंबर ऑफ, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, विच टाइप्स ऑफ शेयर, अगर प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस शेयर, है ना, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और सभी बातें। तो देखोगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होनी चाहिए। अब मान लो कोई कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ना हो जाए, जब मार्केट में आप न्यूली आओगे तो कोई तुम्हारे पर बिलीव करेगा, 90% खरीदेगा नहीं। ऐसे केस में एक पर्सन आप अपॉइंट करोगे, दैट इज नोन एज अंडर राइटर। एक पर्सन आप अपॉइंट करोगे जिसका नाम क्या है, अंडर राइटर। तो अंडर राइटर इज अ पर्सन, है ना, एक पर्सन जो क्या करेगा, प्रोवाइड दी गारंटी टू दी फर्म और कंपनी। कंपनी को क्या करेगा, गारंटी प्रोवाइड करेगा। आपके शेयर अगर बिक गए तो अच्छी बात है, नहीं बिकेंगे तो हम खरीद लेंगे, बदले में चार्ज क्या करेंगे, कमीशन। देखोगे
अपॉइंटेड अ पर्सन कॉल्ड अंडरराइटर, ये क्या करता है, गिव द गारंटी फॉर द सेल ऑफ शेयर ऑन द बिहाफ ऑफ द कमीशन, कमीशन दो शेयर बेचो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस तरह से कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से फंड रेज कर लेगी। बात समझ में आई नहीं, है ना? तो ध्यान रखोगे आप, आपको बात क्या बताएगी, कंपनी कैसे रन डेवलपमेंट करेगी, फंड से। फंड कहां से आएंगे, दो तरह से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या टर्म लोन। बात समझ में आ रही नहीं? फिर अगर शेयर इशू करोगे या डिबेंचर इशू करोगे, बॉन्ड इशू करोगे, प्रीफरेंस शेयर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना? कैसे आएगा, शेयर इशू करने के पहले क्या करेंगे आप, चेक करोगे 90% शेयर आपके खरीद लिए गए कि नहीं, नहीं खरीदे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, यह ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करना है। नहीं कंप्लीट करोगे क्या होगा, एक पर्सन अपॉइंट करोगे जिसका नाम क्या है, अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या करेगा, गारंटी देगा, मैं बिकवाऊंगा शेयर, तुम्हारे बदले में क्या चार्ज करूंगा, कमीशन। ठीक है। प्रोस्पेक्टर एक डॉक्यूमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, सिक्योरिटीज के इशू से, है ना? फिर देखो उसके आगे मैं बात किया था आपसे टाइप्स ऑफ कंपनी से। टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने आपको स्लोगन बताया था, आई ला मेरी काऊ, बताया था कि नहीं बताया था? दूसरी वाली नोट्स में वो लिखा है, आई फॉर कंपनी को डिवाइड किया गया इनकॉर्पोरेशन के बेस पर, आई फॉर इनकॉर्पोरेशन। हाँ ठीक है ना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था चार्टर कंपनी, है ना, याद है कि नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, चार्टर कंपनी मतलब क्या, ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश हुई हो। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, सब कंपनियां अब अपने यहां नहीं है, ठीक है ना? तो आइए यहां पर देखोगे, फिर लॉ में मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के बेस पर देखोगे अनलिमिटेड कंपनी, है ना, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड में दो है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है ना? तो देखोगे यहां पर पहला है एक्स लिमिटेड है, इशू करा 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, है ना, द कंपनी लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। मैंने 10,000 के शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले, 10,000 इंटू 10 कितने के इशू किए, 1 लाख के, है ना? तो पब्लिक ने 1 लाख के शेयर इशू खरीदे हैं, तो ध्यान रखोगे मेरी लाइबिलिटी कितने की है, 1 लाख, है ना? इस तरह कंपनी को क्या नाम दिए हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है? देखोगे ऋचा के पास 1,000 शेयर है 10 रुपए वाले, तो उसकी लाइबिलिटी कितने की, 10,000 की, 5,000 पेड कर चुकी है, 5,000 बाकी है, तो अभी लाइबिलिटी कितने की है, 5 की, ठीक है ना? फिर दूसरे में आ जाओगे लिमिटेड बाय गारंटी, देखोगे 1,000 शेयर इसने 10 वाले खरीदे 10,000 के, लेकिन इसने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा गारंटी दे दी है, अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो मैं आपको 10,000 और पे करूंगा, है ना? तो ध्यान रखोगे इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने की हो गई, 20,000 की, इसकी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितने की हो गई, 20,000। कैसे, 10 के उसके पास शेयर है, 10 की उसने क्या दी, गारंटी। इस तरह कंपनी का नाम क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी पार्टनरशिप फंड की तरह अनलिमिटेड होती है, उसको आप क्या बोलते हो, आपने शेयर चाहे जितने लिए बट लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है? फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, ये सब मैंने आपको बता दिया था। देखोगे प्राइवेट कंपनी के बारे में सेक्शन 268 में बताया गया था, क्लॉज 68 में क्या बताया गया, प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या कहता है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, है ना? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है ना? मतलब फिर कैसी है, डिफाइन देखो, डिफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो हमने क्या किया, फीचर्स पर आए बताए, ऐसी कोई कंपनी जिसमें मिनिमम मेंबर 2 मैक्सिमम मेंबर 200, है ना, जो अपने शेयर या अपने राइट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो पब्लिक को इशू नहीं कर सकता या इन्विटेशन नहीं दे सकता, किसके लिए, फॉर इशू ऑफ शेयर के लिए, है ना, जो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करता है, दैट इज नोन एज प्राइवेट कंपनी। बातें समझ में आ रही, आज ही जाके इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना? फिर अब दोबारा इसका रिवीजन होएगा नहीं, ठीक? सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड या एनी अदर सिक्योरिटी जो इस तरह की, एडीआर जीडीआर, ठीक है ना? एडीआर मींस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीव, जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव। इस सब का एक एक नंबर का क्या आ सकता है तुम लोग में, एमसीक्यूज नहीं आ सकता, उसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बदतमीजों ध्यान रखो। पब्लिक कंपनी की बात करोगे, पब्लिक कंपनी डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, क्या बताया गया है, पब्लिक कंपनी मींस द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। डिफिनेशन क्लियर है क्या, प्राइवेट कंपनी कौन सी है, नहीं क्लियर हो पाया, कहा कि जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट है, जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है। तो पब्लिक कौन है, प्राइवेट कौन है, ये बात कौन क्लियर करता है आपको, फीचर।
यहां पर बताया गया ऐसी कोई कंपनी जिसमें मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड, है ना, जो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, जो पब्लिक इशू कर सकती है, जो अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज करेगी, है ना, ध्यान रखोगे, वही क्या है आपकी पब्लिक कंपनी। ठीक है, कोई डाउट आपको यहां तक? ये सब आपके पेपर में आ सकते हैं। फिर आ गया बात आपका 1% कंपनी पे। यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 1% कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसके ऊपर प्राइवेट कंपनी के सभी प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एंड ओपीसी मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ ओनली 1% एज इट्स मेंबर। ऐसी कंपनी जिसके केवल एक मेंबर है, वो कौन है? 1% कंपनी। आगे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स में जब आप बात करोगे, मेंबर ऑफ ओपीसी हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, है ना, ऐसा देखो 1% कंपनी मेंबर कितने? एक, है ना, बट वो पर्सन मेंबर कब बनेगा? जब इंडियन रेजिडेंट होगा। प्रियंका चोपड़ा आउटसाइड इंडिया चली गई है ना, सानिया मिर्जा, है कि नहीं? क्या वो इंडियन रेजिडेंट है? इंडियन रेजिडेंट कौन होता है? जो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। जैकलीन फर्नांडिस को आप जानते हैं? नोरा फतेही जानते हैं कि नहीं? सब क्या है? ये सब इंडियन सिटीजन है? नहीं है, बट इंडियन रेजिडेंट है। इंडियन सिटीजन का मतलब क्या है? जिसकी नागरिकता इंडिया की हो। अक्षय कुमार के पास इंडिया की नागरिकता है क्या? नहीं, है ना, तो ध्यान रखोगे, बट वो इंडियन रेजिडेंट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया रहा है। तो नोरा फतेह, जैकलीन, ये क्या हो गई? इंडियन रेजिडेंट हो गई कि नहीं हो गई? ध्यान रखोगे इस बात को। ठीक है, वो ओपीसी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो यहां पर, देखो क्या बोला? हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि वो इंडियन सिटीजन भी हो। नोरा फतेह और जैकलीन तुम्हारी क्या है? इंडियन सिटीजन है? नहीं है, बट इंडियन रेजिडेंट है। क्या वो ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं क्या? आंसर आपका क्या होगा? नो। बात समझ में आई नहीं? क्यों? इंडियन सिटीजन नहीं। अक्षय कुमार बन सकते क्या? नहीं, इंडियन सिटीजन है? नहीं है, बट प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है, बट इंडियन रेजिडेंट नहीं है, इसलिए नहीं बन सकती। बात समझ में आई नहीं? तो क्या करना है आपको? यहां पर दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है। बातें क्लियर है कि नहीं आपको? फिर देखोगे ओनली 1%, केवल एक मेंबर, है ना, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, ये कंडीशन खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए। पर्पज क्या है इसका? केवल बिजनेस, मतलब प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है? केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए। ओपीसी का पर्पज केवल क्या है? एक, क्या? प्रॉफिट मोटिव। ध्यान रखोगे, एनपीओ के पर्पज से आप इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाओगे। चलो 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 चलो, फिर मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज मीन बाय शेयर। पढ़िए, पढ़ो 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 पढ़ो। शेयर का मतलब क्या है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेंट्स, है ना। मिठाई खाते हो, मिठाई के पहले कितना बड़ा खोवा होता है, वो उसका कोई शेप साइज नहीं है ना। जैसे शादी में पूरी बनती है ना, आटे गूंथे जाते हैं, क्या होता है? बड़ा आटा हो जाता है। फिर क्या कर जाता है? उसको छोटा छोटा तोड़ा जाता है, फिर क्या क्या और छोटा तोड़ के उसका पूरी बना दिया जाता है। क्या है वो? प्रिंस गया, बड़ा मुझको पूरा आटा खाना है। हो पाएगा क्या? मुमकिन है? ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या करोगे? ध्यान रखो, कंपनी की जो कैपिटल होती है, मान लो कैपिटल कितनी है? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जो भी हो, उसको क्या करते हो? छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करते हो। उसी यूनिट का क्या नाम है? कोई दिक्कत? तो देखोगे, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेंट, ठीक है, दैट इज नोन एज शेयर। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय एओए ऑफ द कंपनी। मैं देखो, जब शेयर पहली बार इशू होता है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए ज्यादा नहीं होती, जिसको आप क्या बोलते हो? आईपीओ। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय आईपीओ? आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। देखते हो ना, आईपीओ आया। आईपीओ मतलब क्या? वो शेयर पहली बार इशू किए जा रहे हैं। अब मैंने उस शेयर को 10 रुपए में खरीदा, हमको नहीं लग रहा है मजा आ रहा है इस शेयर में, इसमें को खासा प्रॉफिट होने वाला। मैंने क्या किया? उस शेयर को इसको बेच दिया, ठीक है ना। कितने में बेचा? 20 रुपए में बेच दिया। अब वो मार्केट में ऑलरेडी बिकता रहेगा। पहली बार जब शेयर इशू होता है उसको आप क्या नाम देते हो? आईपीओ, ठीक है। तो देखोगे, कह रहा है इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या मूवेबल है कि नहीं? हमने अपने पास से इनको दे दिया,
ट्रांसफरेबल तक ही नहीं, हमने इनको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, है ना। किस मैनर में, जो मैनर कहां पर मेंशन था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन बनाता है, कंपनी बनाती है। एमओए कौन बनाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी बनाती है। प्रोस्पेक्टर कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है। बातें समझ में आ रही है आपकी। ये क्या लिखा है पढ़ो आप लोग, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये एक्स लिमिटेड, क्या ये, ध्यान रखो, ये एक्स लिमिटेड है। इसकी ऑथराइज कैपिटल, जिसको आप मैक्सिमम या नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, पेपर में एमसीक्यूज कई बार यहां से आए हैं, हर बार यहां से आता है। ऑथराइज कैपिटल का नाम क्या है, मैक्सिमम कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नहीं लिखा क्या रजिस्टर्ड कैपिटल कहीं, नहीं लिखा, लिख लेना। यहां बैठे हो शॉर्ट नोट लिखते रहा करिए फटाफट, ठीक है ना। फिर देखो कि इसके पास कितने रुपए के शेयर है, यहां ध्यान दो, 10 लाख रुपए के शेयर है। ध्यान रखोगे ऑथराइज कैपिटल कितने की हो गई इसकी, 10 रुपए वाले शेयर है। आप 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, कितने नंबर ऑफ शेयर आ गए, 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले। तो यहां पर ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर कितने वाली, 10 रुपए वाली। कोई दिक्कत। क्लास ऑफ शेयर की जब आप बात करोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, नंबर 1 इक्विटी शेयर है, नंबर 2 प्रीफरेंस शेयर। बातें समझ में आ रही है आपके, आगे बढ़ो। व्हाट इज मीन बाय प्रीफरेंस शेयर, क्या है प्रीफरेंस शेयर। देखो वर्ड क्या है आपका, प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब क्या है, जिसको कुछ प्रीफरेंशियल राइट हो। जैसे घर का जो छोटा बच्चा होता है उसको बहुत सारे प्रीफरेंशियल राइट है। वो तुमको 2 झापड़ मारेगा उसको कुछ नहीं होगा, तुम उसको 1 झापड़ मारोगे तुम 20 झापड़ पड़ेंगे, है ना। उसके पास प्रीफरेंशियल राइट है, बोला जाएगा ना तुम वो छोटा है, छोटा है, छोटा है। अब यहां पर ध्यान रखो, प्रीफरेंस शेयर होल्डर मींस दोज शेयर विच कैरी दी फॉलोइंग, जिसके पास ये 2 राइट हो। पहला क्या, दे हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड एट द फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर। पहली बात देखोगे, जब भी इक्विटी शेयर लिखा होगा 5%, सॉरी, जब भी प्रीफरेंस शेयर लिखा होगा 5% प्रीफरेंस शेयर, 10% प्रीफरेंस शेयर। मतलब जो परसेंटेज है वो परसेंटेज पहले स्पेसिफाई कर देगा। वो परसेंटेज क्या होता है, उस परसेंटेज को आप नाम देते हो रेट ऑफ डिविडेंड। 5% प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या है, जब आप कल कैश फ्लो पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, 5% डिविडेंड कैलकुलेट करे थे ना, वो क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड है। बात समझ में आ रही नहीं। तो ध्यान रखोगे प्रीफरेंशियल डिविडेंड या प्रीफरेंस शेयर होल्डर पर डिविडेंड कब मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डरों को पेड करने के पहले। ऐसा क्यों, उनके पास ये प्रीफरेंशियल राइट है। जब घर में तुम्हारे पापा आते हैं पहले खाना खाते हैं ना, लेडीज फर्स्ट का नारा लगाया जाता है, तो पापा खाना खाए वो पहले खिलाया जाता है, बताइए आप। तो रूल क्यों चल रहा है लेडीज फर्स्ट, तुम्हारे यहां तो तुम ही खा लेते हो, साथ में खाते हैं, तुम्हारे यहां सब ठीक है। तो देखोगे यहां पर क्या बोला गया, आपको बोला गया जो प्रीफरेंस शेयर है उनको पहला राइट क्या प्रीफरेंशियल का, उनको डिविडेंड पहले मिलेगा, किससे, इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा क्या, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। व्हाट इज मीन बाय वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब क्या है, कंपनी का खत्म करना। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। तो वाइंडिंग अप जब कंपनी का होगा तो सबसे पहले कैपिटल किसको वापस करोगे, इक्विटी शेयर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो जो तुम मालिक हो तो सबको खिलाने के बाद खाओगे ना, उसके पहले कौन खाएगा, इक्विटी शेयर, सॉरी प्रीफरेंस शेयर, ठीक है ना, ध्यान रखना। इक्विटी के पहले कौन खाएगा, प्रीफरेंस। तो प्रेफरेंशियल शेयर का मतलब क्या है, जिसके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट हो। पहला क्या, डिविडेंड को रिसीव करने का, और कैपिटल के रिफंड का, किससे, इक्विटी से, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था, ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसके पास क्या है, क्यूमुलेटिव राइट है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्या करोगे आप, डिविडेंड मिलेगा। बट प्रॉफिट नहीं होगा तो इस साल का डिविडेंड क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। अगले साल जब प्रॉफिट होगा सबसे पहले क्या मिलेगा, इस साल का डिविडेंड मिलेगा, फिर अगले साल का डिविडेंड मिलेगा। देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इन दिस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर इंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर।
इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के पहले इनको डिविडेंड आप पे करेंगे, ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव मतलब क्या है? इट मींस एरिया ऑफ डिविडेंड कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुल्ली पेड। एरिया का मतलब क्या? जिस साल डिविडेंड आप नहीं दोगे वो डिविडेंड आपके रिजर्व में रखे रहेंगे, और जब भी प्रॉफिट होगा सब पहले क्या करोगे? आप उस डिविडेंड को पेड करोगे। इस सिचुएशन में अगर आप कैपिटल लगाए तो आपको लॉस होने के चांस कम होते। रिटर्न मतलब आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल देगा जरूर। द एरिया ऑफ डिविडेंड ऑन दिस शेयर आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर कंटीजेंट लायबिलिटी। इस तरह के जो शेयर होते हैं उन पर जो डिविडेंड मिलता है उनको कहां शो करते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी में। यहां पे आपको इंसिक्यूज मिल सकता है एक नंबर का, फिर इन दी ब्लैंक्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको ये राइट नहीं है ना। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इस तरह के डिवेंचर शेयर होल्डरों को ऐसा कोई राइट नहीं कि उनका जो डिविडेंड है सेव हो, तो उसको आपने क्या नाम दिया? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लिखा ना प्रॉफिट है गॉट डिविडेंड, नहीं है नो डिविडेंड, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यहां पर पार्टिसिपेशन का मतलब उस काम में पार्टिसिपेशन से नहीं है। आपका काम शेयर खरीदना था, आपने खरीदा, पैसा लगा दिया कंपनी में। अब बोर्ड की मीटिंग चल रही है, थोड़ी बोलोगे चल हट मैं बोर्ड की मीटिंग लूंगा। बात समझ में आई नहीं? बोर्ड की मीटिंग में जो काम करेगा कौन करेंगे भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। या जो भी मीटिंग होगी डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। आपका मीटिंग में जाना, डिसीजन इन्फ्लुएंस कौन करेगा? इक्विटी से, आप नहीं करेंगे, ठीक है। देखोगे इन दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। हमने भी आपको बताया जब भी प्रेफरेंस शेयर आप परचेस करोगे इसमें रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स होगी, उस फिक्स रेट से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। बट ध्यान रखो प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख रुपए, 10,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड गया, बचा 90, 40,000 किसको चला गया? इक्विटी चला गया, बचा अभी 50,000। अब जो 50,000 बचा वो किसका होगा? इक्विटी का होगा। बट जब आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर परचेस करोगे तो जो 50,000 बचा हुआ है जो केवल इक्विटी का है उसमें भी शेयर कौन लेगा? उसी को आपने क्या नाम दिया? पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं काम में पार्टिसिपेट कर, पार्टिसिपेट कहां करेगा? प्रॉफिट में, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है। पढ़िए फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर टुगेदर विद कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन दी सरप्लस प्रॉफिट। जो भी एक्स्ट्रा या सरप्लस प्रॉफिट बचेगा उसमें कौन शेयर लेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कौन से? पार्टिसिपेटिंग वाले। पढ़े आगे। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव अ प्री डिटर्मिनेशन प्रॉफिट या सरप्लस। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि ये हर साल प्रॉफिट लेगा। ये प्रॉफिट का राइट इसको कब है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब। हर साल राइट नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है? ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास ये राइट नहीं है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका कुछ सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा? पैसा वापस कर दिया जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पढ़िए देखो, जब आप शेयर या डिबेंचर परचेस करोगे, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, तो उस पर कुछ क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड तक आप उस पैसे को रख सकते हो, उसके बाद आपको वो पैसा वापस करना है। तो जो आप अमाउंट का रिफंडिंग करते हो दैट इज नोन एज रिडेम्पशन, है ना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी तुम्हारे टॉपिक में है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ठीक है ना। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका पैसा कंपनी में लगा है बट उनका पैसा वापस कब होगा? जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो उस तरह के शेयर होल्डर को क्या नाम दिया आपने? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, शुरू के समय में कंपनी को उतने प्रॉफिट नहीं होते हैं, है ना। उस सिचुएशन में अगर आप कंपनी के शेयर परचेस कर लिए हो तो आपके अंदर क्या होता है? इच्छा होता है ना, जब प्रॉफिट होने लगेगा तो मैं क्या हूं? अपने आप को कन्वर्ट कर लूंगा। किसमें? इक्विटी में, या लॉस होगा तो डिबेंचर में, ठीक है ना। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास ये राइट है
कि अपने प्रेफरेंस शेयर को क्या करें, इक्विटी में या डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, दैट इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिनके पास ये राइट नहीं है वो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, थके तो नहीं, आगे बढ़े, पढ़िए इक्विटी शेयर। हो गया, देखोगे इक्विटी शेयर, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड ही हैज वोटिंग राइट फॉर ऑल दोज मैटर विच इज रिलेटिंग टू द कंपनी अफेयर्स। यही एक्चुअल ओनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को भी देखो जितने भी कंपनी के लीगल राइट हो सब किसके पास होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर है, ओनर्स फंड में आता है, बट जो प्रेफरेंशियल राइट है वही है, जो कौन से दो, वही डिविडेंड और कैपिटल रिसीव का। बाकी सारे राइट किसके, कंपनी के मीटिंग में क्या डिसीजन होने हैं, है ना, डिविडेंड कैसे डिवाइड होना है, और जो भी सभी लीगल मैटर्स हैं, जो अफेयर्स की बातें, वो सब कौन रखेगा, ये। इसके बाद वोटिंग राइट भी होता है। बात समझ में कि नहीं, ध्यान रखोगे, किन मैटर में होता है, कंपनी के अफेयर्स। बाहर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये बोला मेरे पास रिलायंस कंपनी शेयर है, इसको एक झापड़ मारे, कहेंगे शेयर लेके क्या कर रहा है यहां पर, झगड़ा का समझौता कराएगा, ठीक है, कंपनी का समझौता कराओ आप, ठीक। तो ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, ये पेपर में कई बार आया, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। भेजा जाएगा, सब परेशान ना हो, आप ऐसे पढ़ते रहो फटाफट। टेलीग्राम पर चैनल है ना, उसको आप ज्वाइन किए कि नहीं ज्वाइन किए, नहीं है तो ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लो। अब उसमें आप इफ बट नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगर आपको करना होगा कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इधर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, ओनर्स वर्सेस क्रेडिटर्स। देखोगे इक्विटी शेयर क्या है, इट इज अ रियल ओनर या एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, बट दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। इस पर डिविडेंड का रेट कोई फिक्स नहीं होता है, बट इस पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना। ईड ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट। इस पर अगर इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, हमको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। बट जिस साल प्रॉफिट होगा तो उस साल किसको मिलेगा, है ना, नहीं होगा। एक्यूमुलेशन का भी उधर राइट है, अभी तुमने पढ़ा था ना, एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर, है ना। तो ध्यान रखना, इनको डिविडेंड मिल सकता बट इनको नहीं मिलेगा। फिर प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ना तो डिविडेंड रिसीव करने का ना तो कैपिटल, बट इनके पास क्या है, इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। इनके पास भी वोटिंग राइट है, लेकिन केवल अपने मैटर में। तुम क्लास 12 के हो, आपस में डिस्कशन किसका करो, क्लास 12 का, ठीक है ना, आपस में अपना करिए आप, दूसरे का। फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में फुल पार्टिसिपेट करेगा, वोट देगा, बट इसके पास ये सारे राइट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो बताएं आप। क्लियर मीन्स ऑल क्लियर। शेयर कैपिटल पढ़ो। शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल विच इज रेज्ड बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। अभी मैंने आपको बताया कंपनी क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म फंड में सबसे पहले पैसा कहां से उठाएगी, इक्विटी से। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल देखोगे, शेयर कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन किया अभी मैं आपको पढ़ा रहा, ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर अब देखो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड ए नॉमिनल, मैक्सिमम और रजिस्टर्ड कैपिटल, इसका नाम है, पूछ सकते हैं आप। इट रेफर टू द अमाउंट विच इज इन द एमओए। ऐसी कैपिटल जिसको मेंशन किया गया एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसको आप क्या नाम दियो, ठीक है। फिर दिस इज अ मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कोई भी कंपनी इससे अधिक के शेयर अपने लाइफ में इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम शेयर आप कितना इशू कर सकते हो, जितना आपको अथॉरिटी है। अथॉरिटी कितनी दी है, जितनी आपके पास ऑथराइज कैपिटल।
फिर इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय द पब्लिक, इशूड बाय पब्लिक, इशूड बाय द कंपनी फॉर द पब्लिक। ठीक, देखोगे इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। बैलेंस और रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल। जो पब्लिक के लिए कंपनी ने इशू कर दी इशूड, जो नहीं इशू की अनइशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक या जनरल पब्लिक। ठीक, जो पब्लिक खरीद ली। एग्जांपल देखो, एसटी लिमिटेड है, ऑथराइज कैपिटल कितने की है? 50 लाख रुपए की है। 50,000 इक्विटी शेयर कितने वाले? 100 वाले। फिर आउट ऑफ दिस द कंपनी ने इशू कितना किया? 30,000। ये क्या है? इशूड कैपिटल। बट पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशन दिया है? ठीक है, ध्यान रखना इन सभी बातों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार जो पेपर में आया है ये है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लो। बैठने में दिक्कत हो रही क्या बेटा? आई थिंक जाओ। हो गया। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व में अंतर पड़िए फटाफट। देखोगे इट रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। हमने 10,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू किए, बट मांगे कितने? 8। 2 रुपए नहीं मांगा, तो 2 रुपए क्या आपका कम मांगा जा रहा है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, उसको मैंने रिजर्व करके रखा था, है ना। वाइंडिंग अप के समय क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है ना। तो पेमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे? यहीं से आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखोगे, जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उस पर जो पैसा मांग लिया वो कॉल्ड अप होती थी। जो अनकॉल्ड कैपिटल उसे क्या बोलते हैं आप? रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ऐसा रिजर्व जो किसी कैपिटल एसेट को आप सेल करने के बाद बनाते हो, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। इसका क्रिएशन नेसेसिटी नहीं है, इसका क्रिएशन आप कर सकते हो। कहां करोगे? कैपिटल प्रॉफिट में। फिर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल। इसको क्रिएट करना है या इसके क्रिएशन के लिए क्या है? आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। इसके क्रिएशन के लिए आपको कोई रिजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिजोल्यूशन क्या होता है? कंपनी डिसीजन कैसे लेगी उसके लिए जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी नहीं है कि बुला लिए। उसके लिए क्या करते हो आप? एक रिजोल्यूशन निकालते हो। ये कई तरह के हैं, है ना। तो ये सब आप अगले साल बात करेंगे। देखोगे रियलाइज और नॉट रियलाइज, पढ़िए इसको। इट शोज द अमाउंट विच इज नॉट रियलाइज और रिसीव। ये कौन सा अमाउंट शो करता है? हाँ, 10,000 के 10 रुपए के शेयर थे, 8 मिल गया, अभी 2 नहीं मिला है। तो जो 2 नहीं मिला वही क्या है? रिजर्व कैपिटल। बट ये क्या है? जो अमाउंट मिल गया है किससे? कैपिटल एसेट को सेल करने से, उससे। फिर इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हो। इट इज नॉट शोन इन दी बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट, बट इसको शो करते हो आप। इसका यूटिलाइजेशन क्या है? वाइंडिंग अप के समय फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स या अदर्स। बट इसका क्या है? सेटअप ऑफ कैपिटल लॉसेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? देखो, बिजनेस में एक्टिविटी दो तरह की है। एक क्या है आपकी मेन लाइन एक्टिविटी, एक क्या है आपकी अदर एक्टिविटी। मेन लाइन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है? मेरा काम क्या है? पढ़ा के पैसा कमाना। पढ़ा के नोट्स बेच के जो मैं पैसा कमाता हूं मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पार्ट है। उससे जो रिजर्व क्रिएट करेंगे वो क्या होगा? आपका रेवेन्यू रिजर्व, है ना। हमारे यहाँ एसेट्स लगी, ये सब खराब हो गए, मैं इनको बेच के पैसा कमा रहा हूं, ये क्या हमारी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। अब हम लोग आ गए यहां पर, ध्यान रखो। अभी तक जो बात हो रही थी थ्योरी से रिलेटेड थी। अब इशू ऑफ शेयर की बातें कुछ थ्योरी से रिलेटेड है, उनको आप ध्यान दें। पढ़ें इसको आप आराम से। लिखा शेयर में भी इशू एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। दो तरह से आप शेयर इशू कर सकते हो। पहला फॉर कैश,
दूसरा क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर। कैश में ये नया टॉपिक है, एकदम लेटेस्ट, मैंने इसको लिखा हुआ है, ध्यान दोगे, ठीक है ना। बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। फिर दूसरा क्या है, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब देखोगे बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, एक बार पढ़ लें आप, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। हो गया, क्या पढ़े, एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑफ अ कंपनी में इशू शेयर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। पहले ये ऑप्शन नहीं था, है ना। कंपनी एक्ट का एक नया सेक्शन आया, क्या नाम है उसका, सेक्शन क्या नाम है उसका, तो ध्यान रखोगे आप, सेक्शन 42 क्या बोलता है, सम टाइम द प्रमोटर ऑफ पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्स ऑफ या कॉन्टेक्ट। जो अंडर राइटर होता है वो कहता है हम खुद बिकवा देंगे, उसके पास कोई होता है हम उससे बिकवा देंगे, है ना। वो क्या होते थे, बड़ी सिक्योरिटी होती थी उनकी। बट ध्यान दो इसमें क्या, इन सच अ केस द कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर बट में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली पब्लिक को नहीं इशू करती है, वो क्या करती है, कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट है उनको इशू कर दी। जैसे ये काम कौन करता है, कुछ प्रमोटर्स करते हैं। हमारी एक फर्म है, हम क्या करते हैं, शेयर को बिकवाने गारंटी ले रहे हैं या खुद खरीद लेते हैं, या कुछ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, कुछ LIC ICICI इस तरह के, या उनके दोस्त हो गए, कुछ रिलेटिव हो गए, या शेयर होल्डर ऑफ ग्रुप ऑफ, जो पहले शेयर आप जिनको बेचे हो वो ऐसा काम करा रहे हैं, फिर म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो कई तरह के लोग इस तरह काम करें। देखोगे व्हेन शेयर आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक द कंपनी नीड नॉट इशू टू प्रॉस्पेक्टर। जब कंपनी पब्लिक को इशू करेगी तो उसको प्रॉस्पेक्टर भी इशू करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टर के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज भी है, कई तरह प्रॉस्पेक्टर इशू करने हैं उसको। लेकिन इन दिस केस द प्रमोटर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टर नोन एज द स्टेटमेंट इन लीन ऑफ प्रॉस्पेक्टर, है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, अब जब प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है क्या करना पड़ेगा उसको, प्रॉस्पेक्टर की जगह स्टेटमेंट इन लीन ऑफ प्रॉस्पेक्टर तैयार करना पड़ेगा, एंड मस्ट बी फाइल इन विद द रजिस्टर्ड। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा कहां, रजिस्ट्रार के पास, एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ आइदर शेयर और डिबेंचर। कब, 3 दिन पहले उसके इशू के। कहां करना पड़ेगा, उसके रजिस्ट्रार के पास, किसके, कंपनी के। जब क्या इशू करोगे आप, शेयर या डिबेंचर कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इन बातों को। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द अलॉटीज विल नॉट सेल देयर शेयर। पहले क्या था, खरीदे नहीं, मन बेच दिए तुरंत, रेपुटेशन डाउन हो गई कंपनी की। तो कंपनी ने क्या किया, उनको सही करने के लिए नया प्रोविजन ला दिया। बोला अगर अब तुमने ऐसे परचेज किए शेयर तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, आप 3 साल तक ऐसे खरीदे गए शेयर को बेच नहीं सकते, लॉस हो रहा है झेलो। क्यों खरीदे थे, बड़ा आदमी बन रहा था, बन। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं। फिर स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है, A company may issue sweet equity share as per section 54 of the Company Act 2013. Sweet equity share are the share। देखो कंपनी क्या करती है, अपने इंप्लॉइयों के लिए स्वीट इक्विटी शेयर इशू करती है अंडर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। स्वीट इक्विटी शेयर आर शेयर विच इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स इंप्लॉइज और डायरेक्टर्स। ये किसको इशू किए जाते हैं, कंपनी के इंप्लॉय को या डायरेक्टर्स को। कब, मान लो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके जो इंप्लॉय या डायरेक्टर्स हैं उनका उसके ऊपर विश्वास बना रहता है। वो बोलती है पब्लिक को इशू करने से अच्छा मैं क्या करूं, आपको दे दूं,
किसको? कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को। बट ये शेयर जब देगी तो उनको, वो उनके क्या है, एम्प्लॉय है, उनको कैसे देगी? डिस्काउंट पर, ठीक है ना। तो देखोगे, और फॉर कंसिडरेशन आफ्टर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जरूरी नहीं है किसको दिए जाए, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय को दिए जाए, और भी किसी को दे सकते हैं। जो आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ तैयार कर रहा हो, उसको आप पैसा न दे क्या कर रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। आपने एसेट परचेज किया, उसको पैसा न दिए क्या किया? शेयर दे दिए। ठीक है, तो ध्यान रखो, सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय देयर होल्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। यहां पर भी लॉकिंग पीरियड है। अगर इस तरह से आप शेयर बेचते हो, उसका भी लॉकिंग पीरियड, इन सबका लॉकिंग पीरियड याद रखना, एमसीक्यूज में आएगा। सबका अभी तक तुमने कितना पढ़ा? 3 साल पढ़ा, ठीक है ना। तो इनका भी लॉकिंग पीरियड क्या है? 3 साल, ठीक है। दीज शेयर आर इशूड एट प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इनकी जो नॉमिनल, मान लो 10 का शेयर है, 10 से कम में ये इशू किए जाएंगे, 8 में, 6 में, 7 में, 5 में, 9 में, ठीक है। अब जो अभी आपने पढ़ा प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा, अब आप जो पढ़ रहे क्या, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन है शेयर का। जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन करोगे क्या करोगे? सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टर इशू करोगे, फिर एप्लीकेशन आएगी आपके पास, फिर अलॉटमेंट करोगे, फिर कॉल करोगे, ठीक है ना। तो देखोगे इशू जो प्रॉस्पेक्टर होगा, इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर। प्रॉस्पेक्टर इशू करने का मतलब क्या है? आओ, आ जाओ भैया, क्या करो? शेयर खरीदो। फिर इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द कंपनी। ये क्या करेगा? बताएगा कंपनी के साउंडनेस, हेल्थी पोजीशन के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, एक्सेट्रा। और भी जो आप शेयर खरीदने से पहले कंपनी के पोजीशन के बारे में पढ़ोगे, जानोगे, प्रोबेबिलिटी सब चेक करो कि नहीं। इट इज गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी एंड टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर। कंपनी क्या करेगी? इससे रिलेटेड टर्म कंडीशन को और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी कंपनी की, उन सभी को चेक करेगा। कौन? जो खरीदेगा, है ना। देखते हो ना, कंपनी में जल्दी से ऐड आता है, उसके बाद कहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस खेल में वित्तीय जोखिम अंतर्निहित है ना। तो क्या करना भैया, पैसा जब आप लगाएं तो उस समय इमोशनल डिसीजन न ले। आप कैसा डिसीजन लेंगे? रेशनल डिसीजन। बात समझ में आ रही नहीं? कहा गया ना, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात समझ में आई नहीं? आजकल देखते हो ना, किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। कब कौन पलट जाए, कब कौन क्या करे, आपके साथ विश्वासघात कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा सबको, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे एक रूल है, कैविएट इंपटर। कैविएट इंपटर का मतलब क्या? जागो ग्राहक जागो। जब कोई सामान खरीदोगे क्या करते हो आप? जागते हो। क्यों? उसके पहले सोते रहते क्या? आप उसको चेक करते हो। जागना मीन्स सो के नहीं जागना, जागना मीन्स आप उसको चेक करना, है ना। आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो ये सब बातें, आइए आगे बढ़े। बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? हाँ, लड़के हो गए हैं, लड़की लोग नहीं हुई। सीधा बैठो एकदम। हाँ, और लड़के क्या होते हैं? आलसी होते हैं। कल बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ा रहा था, वहां पर एक लड़का तो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गोरखपुर चला गया, उसका बर्थडे मनाने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं? तो लगन भी क्या है, ऐसी होनी चाहिए ना कि यहाँ से लेके देश से लेके प्रदेश तक आप। एक फर्स्ट ईयर में कहा सर मैं तो गुजरात तक चला गया हूँ। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो आओ फिर यहां पर बात करो। ये प्रोस्पेक्टर हो गया। इधर देखो, अब एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं आप, है ना। देखोगे आपको जो मैंने पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था ना, एप्लीकेशन पर सबसे पहले क्या होगा? पैसा रिसीव होगा। बाकी सब पर पहले पैसा ड्यू होगा, फिर पैसा रिसीव होगा। देखो, द एप्लीकेशन मस्ट अकम्पाइल दी एप्लीकेशन मनी विच इज मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टर बट इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। यहां भी एमसीक्यूज है, बार बार ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। किसी भी लेवल का पेपर हो, कॉमर्स का, वहां पर भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां ध्यान रखोगे क्या लिखा है, ये मनी कितनी होनी चाहिए? बट नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। इशू प्राइस 100 है तो एप्लीकेशन पैसा कितना हो? 25%, 25 रुपए। 10 का 25%, 2.5 रुपया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान रखना इस बात को। फिर अलॉटमेंट करोगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया 39.1 का, इट इज गिवन अ प्रोस्पेक्टर। सेबी का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया 90% ऑफ इशू, है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर उसके 30 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टर, ये सब कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। किसी भी कॉल में गैपिंग कम से कम कितने दिन की होनी चाहिए? 30 दिन की, ठीक है। ये सब बातें हैं,
कॉल इन एरियर आपको पता होगा, कॉल इन एरियर क्या होता है? कॉल इन एरियर से देखो बार बार ये इंटरेस्ट का रेट पूछता है एमसीक्यूज में, ठीक है ना, ध्यान रखना। कॉल इन एरियर में बार बार क्या पूछता है? कॉल इन एरियर का रेट, कॉल इन एडवांस का रेट, हाँ ये फिक्स है। कॉल इन एरियर का मतलब क्या है? व्हेन द शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट इज बिकम ड्यू, है ना, जब आपका कॉल ड्यू है उस डेट को अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या हो जाता है? वो एरियर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ध्यान रखोगे उसी एरियर को आप क्या बोलते हैं? कॉल इन एरियर, ठीक है। तो जो ड्यू डेट है आपकी, उस ड्यू डेट को अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो दैट इज नोन एज कॉल इन एरियर। फिर देखोगे द एओए, एओए मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या करता है? एओए और टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल इन एरियर कितना? 10%, याद रखना इसको। कॉल इन एरियर का 10%, एडवांस का 12%, ठीक है ना। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आएंगे तब ये सब बात करेंगे, ठीक है ना, अब इसको छोड़ देंगे। कॉल इन एडवांस में आ जाओ, अभी कल थ्योरी टॉपिक कवर करें, ठीक है ना। देखोगे कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है? अब मान लो ये सब रईस आदमी है, इंग्लैंड घूमने चले गए हैं, है ना, वो देखो आईफोन वाले अपने आप को टाइट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही नहीं? अरे गरीब, अब मान लो बार बार ड्यू, इनको बार बार पेमेंट करना है तो ये आज जा नहीं सकते। ऐसे केस में क्या करेंगे? अपने पैसे को मान लो कॉल का पैसा ये अलॉटमेंट के साथ दे दे रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा, है ना, सेकंड कॉल का पैसा क्या है? फर्स्ट कॉल के दे रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब ड्यू के पहले ही आप पेमेंट कर दे रहे हो, चाहे वो पैसा अलॉटमेंट का हो चाहे कॉल का हो, दैट इज नोन एज कॉल इन एडवांस, ठीक है। पढ़ोगे आप, अ शेयर होल्डर में बी सम टाइम पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट एट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर in order to serve himself the trouble of paying different call at the different time, thus the amount of future call is received in advance by the company, है ना। बार बार क्या है, उसको परेशानी हो रही है ना, अमाउंट पे करने में या बार बार ड्यू से, इसलिए क्या करता है? उठा के एक साथ ही पैसा प्रोवाइड कर देता, दैट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 द कंपनी 2013 कॉल इन एडवांस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ओनली बिट्स इज ऑथराइज्ड बाय एओए। देख लो, इस बात को नोट में डाल दो। ये पैसा दे रहा था प्रिंस, मैं बोला नहीं लूंगा, बोला अरे बहुत किस टाइप के आदमी यार, आप पैसा नहीं ले रहे हैं। मैं बोला नहीं लूंगा पैसा, है ना। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा एओए ऑथराइज नहीं किया हमको। जब तक मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथॉरिटी हमको प्रोवाइड नहीं करेगा मैं पैसे को रिसीव नहीं करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना है भाई? 12% है, ठीक है। जो एंट्री के बाद अभी एक साथ किया जाएगा। यहां तक कोई समस्या बताइए? What do you mean by over subscription of share? Do you know? नोट करें, पढ़ें इसको, पढ़ें इसको एक बार। बहुत डीप में, मतलब पूरे मैटर है इसमें, ठीक है ना, कोई पॉइंट छूटा नहीं है, आप इसको कायदे से कवर करिएगा। देखोगे इशू कितने हैं? 10,000 सिर्फ 10 रुपए वाले। कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है ना। जैसे कंपनी गार्डन के पास जाते हो ना, पंडित जी की चाट देखो ना, वहां पर, वहां आप जाओगे हमेशा भीड़ लगी होगी चाट की दुकानों। जितना लोगों के बर्थडे पार्टी शादी में भीड़ होती है उतना उस दुकान पर भीड़ होती। बात समझ में आ रही नहीं? टेस्ट ही वहां का ऐसा है ना। हर आदमी क्या करता है? लालच लप लप करता है, फिर पहुंच जाता है फटाफट। देखोगे यहां पर अगर कंपनी की गुडविल है और कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है, सब आदमी क्या है, उस कंपनी शेयर को परचेस करना चाहता है कि नहीं। देखोगे ऐसे केस में क्या है, 10,000 कंपनी ने इशू किया बट एप्लीकेशन कितना आ गया? 12,000, है ना। इस पोजीशन को क्या नाम दिया आपने? ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। देख रहे हो सब तैयार है? इधर देखो, when the number of shares applied for it's more than the number of share offered to the public for subscription, this situation are known as over subscription of share। जितना कंपनी ने इशू किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन ओवर, उससे कम एप्लीकेशन अंडर। इन दिस केस द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर मोर देन दैट ऑफर द सब्सक्रिप्शन, है ना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू अलॉट शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। अब ध्यान दो,
सबसे जो आपका टफ टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर में, वो क्या है आपका? प्रो राटा अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही नहीं? जैसे आज तुमने 4 घंटे अपने दिए हमको, ऐसे क्या करना पड़ेगा, एक दिन केवल एक टॉपिक प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए आपको 4 घंटा देना पड़ेगा। बट प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़ने का मतलब क्या है, आपको सभी टॉपिक ऑलरेडी सबसे पहले क्या हो, क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दो, तो अगर 12,000 के लिए एप्लीकेशन है, कंपनी क्या करी, 12,000 जितने एप्लीकेंट्स हैं सबको शेयर दे रही, तो कैसे देगी प्रो राटा के? इसने 10 मांगे, हमने इसको इतने दिए 8, इसने 5 मांगे, इसको 3 दिए, इसने 4 मांगा, इसको 1 दिया, है ना, लेकिन दिया सब। Accounting treatment can be done by passing guarantees for advance money that is received on application and extra allotment will be adjusted with allotment or call money। अब इसमें 2 पॉइंट है, जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया आप उसको चाहो एडजस्ट कर लो विथ अलॉटमेंट या कॉल मनी के साथ, ठीक है। आज द केस में भी जैसा होगा उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अभी शायद अब इतनी थ्योरी थी, सब खत्म हो गई, बोर हो गए ना तुम लोग, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय फॉर फीचर? अब बोर हो रहे तो कायदेस कर दिया जाए ना, लास्ट टॉपिक है ये। देखो बस आज केवल तुम क्या करोगे, थ्योरी पढ़ लो, है ना, बाकी जो चीजें होंगी उसके बाद। अभी मैं केवल मतलब समझा रहा हूं। व्हाट इज मीन बाय फॉर फीचर? भाग जाना। देखो भैंस काली होती है, बताओ काली ब्राउन बता सकते हो ना, चॉकलेटी कलर बता सकते हो, बट ये मत बता दो सफेद होती है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। एक चीज ध्यान रखो, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, जैसे गाड़ी खरीदे इंस्टॉलमेंट पर और टाइमली उसका पेमेंट नहीं करे, 3-4 इंस्टॉलमेंट बाद क्या होती है, कंपनी खींच के लिए चली जाती है, गाड़ी भी चली जाती है, पैसा भी चली जाती है, साथ में इज्जत भी चली जाती है तुम्हारी। तुम्हारे घर के पास से तुम्हारी कोई गाड़ी लेके चला जाए, क्या समझो। अब कोई के पास फॉर्च्यूनर हो और इंस्टॉलमेंट कंप्लीट ना हो, क्या हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, उस तरह शेयर है, पढ़ो भाई। when the shareholder fail to pay the amount due on the allotment or call within the specified time period, the directors may cancel his share। this process is known as forfeiture of share। ध्यान दो भाई। अब मान लो एप्लीकेशन का पैसा तो आप दोगे तभी शेयर अलॉट होगा, तुमको शेयर अलॉट हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू है, बट आपने टाइमली पेमेंट नहीं की, किसका, ना अलॉटमेंट का ना कॉल का। डायरेक्टर्स क्या करेंगे, आपको रिकॉल कराएंगे, और रिकॉल कराने के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, क्या कर लेगी कंपनी, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेगी। जो शेयर फॉरफिट हो गया उस पर जो पैसा आप पे किए थे वो पैसा भी आपका चला जाएगा, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर। इट मे बी नोटेड दैट द शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली बी इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी अलाउड देम टू दी फॉरफिट। आप शेयर को फॉरफिट कब कर सकते हो, जब कंपनी ने ऐसे प्रोविजन निकाले हो। अगर आपके पास एओ में ये लिखा ही नहीं है तो आप कंपनी की शेयर फॉरफिट नहीं कर सकते। फिर इन ऑर्डर टू मेक द फॉरफीचर वैलिड इट इज इसेंशियल टू फॉलो द रूल लेट डाउन इन एओ। अगर आपको फॉरफिट करना है शेयर, क्या करेंगे आप, उन रूल को जो आपके एओए में बताए गए उनको क्या करोगे, आप फॉलो करोगे, ठीक है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी 2013 है ना रिगार्डिंग फॉरफीचर अप्लाई, है ना। अगर आपके पास रूल नहीं है तो उसके लिए क्या बनी है, टेबल एफ शेड्यूल 1 का कंपनी 2013 का, है ना। क्या करेंगे आप, इन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर जो फॉरफीचर का है और इसकी एंट्री है ये हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो बात होगी हमारी यहीं तक की है, ठीक। अगर आपको एंट्री पढ़ना हो तो आपको 1 घंटा और रुकना पड़ेगा।